आपने योगी फोर्स को अपराधियों का शिकार करते देखा होगा, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यूपी में कोई योगी फोर्स का कोई अपना शिकार बना ले? लेकिन ऐसा हो गया, वो भी गोरखपुर में, यानी कि सीएम योगी के गृह जिले में। एक ऐसी शातिर जिसके वीडियो कॉल से पुलिस वालों के पसीने छूट जाते थे। एक दो नहीं बल्कि 15 पुलिस वालों को उसने अपना शिकार बना डाला, लेकिन एक गोली कांड ने इस पिस्तौलबाज हसीना को फंसा दिया और अब उसका फुल एंड फाइनल हिसाब करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हम हैं अंशिका सिंह, आई लव फैशन, फन और गन। सीन थोड़ा फिल्मी है लेकिन असल जिंदगी से जुड़ा है और इसकी जड़ें गोरखपुर में हैं, जिसका सबसे अहम किरदार अंशिका सिंह नाम की ये लड़की है, जो फैशन, फन और गन तीनों की ही शौकीन है, जिन्हें पूरा करने के लिए वो खेल रही थी खतरनाक खेल। रूप के जिस फंदे में अंशिका फंसाने की बात कर रही है, उस फंदे को ये खुद बुनती थी और अपने शिकार को उसमें ऐसे फंसाती थी कि वो तड़प कर रह जाता था। ये फंदा था हुस्न, हनी ट्रैप, ब्लैकमेलिंग और रंगदारी का, जिसमें एक नहीं बल्कि 150 लोगों को फंसाकर लाखों की वसूली कर डाली। यही थी अंशिका की मोडस ऑपरेंडी। सोशल मीडिया के जरिए अपनी खूबसूरती को हथियार बनाकर अंशिका ब्लैकमेलिंग और रंगदारी का साम्राज्य खड़ा कर रही थी। वो सोशल मीडिया पर पहले लोगों से दोस्ती करती थी, फिर उनके साथ लाइव चैट के दौरान अंतरंग पलों की रिकॉर्डिंग करती थी। उस न्यूड रिकॉर्डिंग के जरिए अंशिका लोगों को ब्लैकमेल करती थी। पैसे ना देने पर लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करवाती थी, फिर सुलह के नाम पर लोगों से पैसे वसूलती थी। अंशिका ने गोरखपुर से लेकर संत कबीर नगर और देवरिया तक अपना जाल फैला रखा था। उसका ये खेल कभी ना खुलता अगर 3 दिन पहले गोरखपुर में एक गोली कांड ना हुआ होता। ये घटना गोरखपुर के सिंघड़िया मोड़ की है। आरोप है कि रंगदारी के पूरे पैसे ना मिलने पर अंशिका ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहले पीड़ित से मारपीट की और फिर गोली चला दी। गोली लगने से अमिताभ नाम का एक युवक घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी गोलीकांड के चलते अंशिका पुलिस के शिकंजे में आ गई। महिला द्वारा गोली चलाई गई थी, कुछ को लग गई थी और घायल हुआ था। इस प्रकरण में सुजन्मा धारा में मुकदमा पंजीकृत कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और इसमें अभियोजन कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अंशिका का मोबाइल खंगाला तो खलबली मच गई। सूत्रों के मुताबिक व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल से खुलासा हुआ कि इंस्टाग्राम पर 75,000 से ज्यादा फॉलोअर्स वाली अंशिका के जाल में पुलिस वाले तक फंसे हुए थे। यानी अंशिका अपराधियों का शिकार करने वाली योगी फोर्स का ही शिकार कर रही थी। आरोप है कि अंशिका एक सीईओ को ब्लैकमेल कर रही थी। अयोध्या के एक डीएसपी को भी अंशिका ने अपने जाल में फंसा रखा था। गीडा थाना प्रभारी समेत 15 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को वो ब्लैकमेल कर रही थी। इन पुलिस वालों समेत करीब 150 लोग अंशिका के जाल में फंसे हुए थे। पुलिस अब उन सभी खातों की जांच कर रही है जिनसे अंशिका के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। जांच इस बात की भी हो रही है कि कहीं पुलिस वाले ही इस रंगदारी के खेल में उसके मददगार तो नहीं थे। अभी तक की जो जांच में आया है, जो थाना खुदाबार में पिछले साल गाड़ी चोरी करने का मुकदमा पंजीकृत है। इसके अलावा बाकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। अंशिका मूल रूप से गोरखपुर के हरपुर बुधहट की रहने वाली है। अंशिका के शौक काफी महंगे हैं, इसी के चलते परिवार ने उससे दूरी बना ली थी। वो परिवार से अलग किराए का कमरा लेकर रहती थी। हम इस वक्त मौजूद है अंशिका सिंह के उसी किराए के घर में जहां अंशिका सिंह रहती थी, और ये देखिए ये वही कमरा है अंशिका सिंह का, जहां आप देख सकते हैं कि उनका ये सारा सामान जो है बिखरा पड़ा हुआ है। उस दिन बर्थडे पार्टी मनाने की पुरजोर तैयारी थी, खाना बन रहा था, मेहमान आ गए थे, लेकिन अचानक से एक घटना होती है और गोली चल जाती है, जिसके बाद ये देखिए ये सारा का सारा जो पत्तल है, ग्लास है, ये सब यहाँ पड़ा रह गया। अंशिका सोशल मीडिया पर नेताओं, मंत्रियों और बड़े पुलिस अफसरों के साथ अपनी फोटो और वीडियो पोस्ट कर अपना रसूख दिखाती थी।
लेकिन अब उसकी ये चमक धमक भरी दुनिया जांच के घेरे में है। अंशिका सलाखों के पीछे है और माना जा रहा है कि उससे जुड़े बड़े खुलासे और हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी का चित्रकूट जाम है। यहां बुलडोजर चलाने की मांग उठ रही है। योगी फोर्स की बुलेट का जिक्र हो रहा है। क्यों? क्योंकि इरफान और कल्लू, दो जल्लादों ने मिलकर एक हिंदू बच्चे का पहले अपहरण किया और फिर बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। बच्चे के शव को देखकर परिवार वालों का खून खौल उठा। ये लोग अब न्याय की मांग कर रहे हैं। खून के बदले खून बहाने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि योगी की बुलेट ने आधा इंसाफ तो कर ही दिया है, अब बुलडोजर से पूरा इलाज करना होगा। मेरे बच्चे के कातिल का एनकाउंटर हो। की भी गाड़ी पलटे या तो इनकाउंटर हो। व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। आक्रोश, गुस्सा, विरोध, मेरे बच्चे के कातिल का एनकाउंटर हो और मुझे उनका एनकाउंटर अगर हुआ है तो उसकी शिनाख्त कराई जाए। ये लोग जिस पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं, जिसके फुल एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, उस शख्स के गुनाह के बारे में सुनेंगे तो हो सकता है आपका खून भी खौल उठे। एक मासूम बच्चे की इतनी दर्दनाक हत्या करने वाले कल्लू और इरफान बहुत ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाए, क्योंकि रात को इन्होंने व्यापारी के बेटे का कत्ल किया और कुछ ही घंटे बाद सुबह योगी फोर्स ने आरोपी कल्लू का एनकाउंटर कर दिया और इरफान योगी फोर्स की बुलेट से सिर्फ जख्मी हुआ। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए थे वे सब अब तो स्वाहा हो गए हैं, मिट्टी में मिल गए हैं। योगी फोर्स कल्लू को मिट्टी में मिला चुकी है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है आयुष को इंसाफ तब मिलेगा जब घायल इरफान का फुल एनकाउंटर होगा, उसके ठिकाने पर योगी का बुलडोजर चले। उसके शरीर में उसके खून के धब्बे जिस तरह हैं, उस जो दूसरा अपराधी बचा है उसकी भी गाड़ी पलटे या तो इनकाउंटर हो। अगर उसमें नहीं होता है तो हम चित्रकूट में प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े आगे चलकर। अपहरण और हत्या की इस घटना के पीछे एक छोटा सा विवाद था, जिसे हत्यारों ने जानलेवा नफरत में बदल दिया। पुलिस को तहकीकात के दौरान मालूम चला 1 साल पहले कल्लू और इरफान चित्रकूट में कपड़ा व्यापारी अशोक केसरवानी के घर किराए पर रहने आए थे। खराब चाल चलन के कारण अशोक ने दोनों से मकान खाली करवा लिया। इसके बाद दोनों 100 मीटर दूर दूसरे घर में किराए पर रहने लगे, लेकिन उन दोनों के मन में बदले की आग जल रही थी। आरोप है 22 जनवरी की शाम के वक्त दोनों आरोपियों ने आयुष का अपहरण कर लिया। आयुष के पिता अशोक से फोन करके 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन अशोक ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस केस किए जाने से गुस्साए दोनों आरोपियों ने 13 साल के आयुष को मार डाला। कठोर कार्यवाही विधि के दायरे में हुई है। आगे भी विधिक दायरे में जो कठोरतम कार्यवाही होगी वो इस घटना में की जाएगी और पीड़ित परिवार को हर तरह से न्याय दिया जाएगा। आयुष की मौत ने पूरे चित्रकूट को झकझोर कर रख दिया है। पूरा चित्रकूट उबल रहा है और अधूरे नहीं, पूरे इंसाफ की मांग पर अड़ा है। योगी की पुलिस की बुलेट का स्वाद अपराधी चख चुके हैं। अब बुलडोजर पर सबकी निगाहें टिकी है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ योगी सरकार के 2 ही मॉडल हैं, एक बुलेट और दूसरा बुलडोजर। कल्लू तो बुलेट मॉडल का शिकार हो गया। अब मासूम की जान लेने की सजा के तौर पर इरफान पर कौन सा मॉडल लागू होगा? जगह, समय, सब कुछ योगी फोर्स खुद तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश में आज का दिन बहुत संवेदनशील था। सबकी निगाहें धार पर टिकी थी, जहां बसंत पंचमी और जुमा एक साथ होने की वजह से माहौल थोड़ा गरमाया हुआ है। सुरक्षा होने की वजह से वहां तो सब कुछ शांति से निपट गया, लेकिन बड़ा विवाद धार से 150 किलोमीटर दूर उज्जैन में हो गया, जहां पुलिस कहां थी, क्या कर रही थी, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। महाकाल की नगरी में सरेआम एक हिंदू नेता पर हमला कर दिया गया, फिर बवाल हुआ तो नमाज के बाद पत्थर बरसा दिए गए। कैसे और किसने की उज्जैन को सुलगाने की साजिश, देखिए इस रिपोर्ट में। ये देख लीजिए, इस बस के शीशे
चकनाचूर हो गए। भी आवाज उठाता है या टारगेट किया जाता है। जो वाहन जो बस मिले उनको बुरी तरीके से तोड़ फोड़ दिया, तहस तहस कर दिया। ये पत्थर देख लीजिए, तकरीबन 2 से 3 किलो वजन होगा। महाकाल की नगरी उज्जैन में भारी बवाल है। हिंदुओं में आक्रोश है, भाईजान पत्थर बरसा रहे हैं। नफरत की आग बढ़ती जा रही है क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों आमने सामने हैं। मामला उज्जैन के तराना इलाके का है, जहां विवाद कल रात से शुरू हुआ था। उसकी आग दोपहर बाद और भड़क गई। दुकान में आग लगाई गई, बसें जलाई गई और एक दूसरे पर पथराव हुआ। मामला इतना बढ़ा कि सरेआम पत्थर मारे गए, हिंदुओं के घरों के शीशे तोड़ दिए गए। हालात इतने खराब थे कि हर तरफ सिर्फ आग ही आग दिख रही थी। उज्जैन में तनाव की शुरुआत हुई बजरंग दल नेता पर हमले के बाद। गुरुवार रात सोहेल ठाकुर पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। आरोप मुस्लिम समुदाय के लोगों पर था। इसके बाद गुस्साए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गुरुवार रात कई बसों में तोड़फोड़ की। आज दोपहर में फिर कई दुकानों और बसों में आग लगा दी गई। जुमे की नमाज के बाद तनाव और बढ़ा, जब नमाज से निकलते ही कई मुस्लिमों ने पत्थरबाजी कर दी। वीडियो में पत्थर फेंकते भाईजान दिख रहे हैं। उज्जैन में बवाल की क्रोनोलॉजी देखिए। पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक हिंदूवादी नेता पर हमला किया, जिसके कारण तनाव हुआ। फिर जवाब में हिंदू संगठनों ने उपद्रव किया और उसके बाद फिर मुस्लिमों ने पत्थरबाजी कर दी। ये पत्थर फेंका, हमारी खिड़की के ऊपर कांच फोड़ दिया पूरा। हम बच गए, हम लोग को कोई डरना नहीं हुई, तो हमसे सिर फूट गया था हम लोगों। आ गए ये सब प्लानिंग करके लिए एकदम से 25, 30, 40 जने क्या साहब ने हमला करा। ये इधर वो गाड़ी फोड़ दी, ये फोड़ दी। इधर से आए तकिए तरफ से, और उनके सबके पास बहुत सारे सरिये, डंडे और सब कुछ था हाथों में, और इतने स्पीड से आए थे सब लोग कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनके नेता सोहेल ठाकुर को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो लव जिहाद के खिलाफ लगातार आवाज उठाता था और गो तस्करों को रोकता था। शायद यही बात कट्टरपंथियों को पच नहीं रही थी। लव जिहाद के खिलाफ वो आवाज उठाता है, पर क्या है कि कुछ लोगों को यह चीज सहन नहीं होती, इसलिए उस पर हमला किया गया है। जो भी हमारे हिंदू समाज के साथ में, हिंदू भाई के साथ में कहाँ भी घटना होती है, वो आए दिन ये टारगेट किया जाता है। 7-8 से ज्यादा पकड़े और गाय की गाड़ी 10 से 12 से गाड़ी अधिक गाड़ी पकड़ी गई। 10-15 लड़के आए, मुस्लिम लड़के, उन्होंने मेरे डायरेक्ट आके राड़ के माथे में दी, जिससे मेरे को चक्कर आए। मेरे को टारगेट में कर रहे थे। वो सब 2 नंबर का काम करते हैं। सोहेल ठाकुर पर हमला करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन हिंदू संगठनों का दावा है कि असली आरोपी अभी भी फरार है। हम गायों की रक्षा करते हैं, हम बहन बेटियों को छेड़ने वालों के विरुद्ध लड़ते हैं, हम हिंदू समाज के लिए लड़ते हैं, उसको इसके लिए मारा गया। मुख्य आरोपी अभी बाहर है। आप थाने पर क्यों इकट्ठा हुए हैं आप लोग? अगर उनको आज गिरफ्तार नहीं करा है तो उधराव कर देंगे आज हिंदू संगठन। तराना में तनाव को देखते हुए पुलिस लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर रही है। शहर में धारा 144 लागू हो गई है, सभी लोग अपने अपने घर में रहे। इतने बड़े बड़े पत्थर आपको कांच ही कांच नजर आएगा। तकरीबन 1 दर्जन बसों को बुरी तरीके से तोड़ा गया, यात्री बसें। अब इन बसों का टूटा हुआ नजर आना एक बात साफ कर रहा है कि यहाँ पर भाईचारा अब एक साथ सफर नहीं कर पाएगा। उसको किस तरीके से बर्बाद किया गया है। ईंट देख लीजिए, कितनी बड़ी बड़ी ईंट, जिसको जो हाथ में पड़ा वही मारा बुरी तरीके से, और बसों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। इतने बड़े पत्थर के एक हाथ से उठाया नहीं जा सकता। महाकाल की नगरी में सूगी ये आग सवाल उठा रही है कि क्या जानबूझकर हिंदू नेता को टारगेट कर उज्जैन को सुलगाने की कोशिश हुई? क्या यहाँ पर सोहेल ठाकुर को निशाना बनाकर प्लानिंग के साथ हिंसा भड़काई गई? तो उज्जैन में जो हुआ, जो तस्वीरें दिखी, वैसी पिछले कुछ वक्त में कई बार मध्य प्रदेश में दिख चुकी। इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश दंगे का प्रदेश बन गया है? पिछली कुछ वक्त में घटी हिंसा की घटनाओं पर अगर नजर डाली जाए तो मार्च में महू में हिंसा हुई, जब भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद पथराव किया गया था। अप्रैल 2025 में गुना में हनुमान जयंती जुलूस पर पत्थर फेंके गए। तो वहीं रायसेन में जून महीने में गौ तस्करी के आरोप के बाद तनाव फैला था। सितंबर में उज्जैन के माहिदपुर में फिर सांप्रदायिक हिंसा हुई, जब गणेश जुलूस के दौरान पथराव किया गया।
और फिर क्रिसमस पर भी बवाल देखा गया और अब उज्जैन में ये हिंसा, आगजनी, पत्थरबाजी। इसके बाद सवाल एमपी पुलिस पर है कि क्यों ये सारी घटनाएं रोक पाने में वो नाकाम हो रही है, असफल हो रही है। 15 दिन में गिरा लो मजार वरना बुलडोजर आ जाएगा, ये ऐलान किया गया है धर्मांतरण वाली मेडिकल यूनिवर्सिटी में। लखनऊ की केजीएमयू यूनिवर्सिटी में उगाई अवैध मजारों के अंत का मुहूर्त निकाल लिया गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फिर यूनिवर्सिटी के अंदर बनाई गई 6 अवैध मजारों पर नोटिस चिपका दिया और सबको कह दिया गया है कि खुद अवैध मजार को हटा लें, नहीं तो यहां आपको कष्ट उठाना होगा। हजरत शेख फरीदुल हक दरगाह टूटेगी। हजरत सैयद हाशिम शहीद की मजार टूटेगी। क्वीन मैरी वाली मजार भी टूटेगी। कहने को तो केजीएमयू एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, अस्पताल है, लेकिन यहाँ अवैध मजारों दरगाहों की भरमार है। लेकिन अब इन अवैध मजारों के अंत की शुरुआत हो चुकी है। या तो मजार से जुड़े भाईजान को इन्हें खुद तोड़ना पड़ेगा, वरना 15 दिन के बाद बुलडोजर तो आएगा ही। जिस केजीएमयू में लव जिहाद और धर्मांतरण की लैब चल रही थी, वहां अब अवैध मजारों के अंत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये है हजरत शेख फरीदुल हक दरगाह। मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर बरसों से ये दरगाह है। अस्पताल के गायनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के ठीक बगल में है ये मदरसा। केजीएमयू प्रशासन ने इसे अवैध माना है और इसके दरवाजे के बाहर 2 पन्नों का नोटिस चिपका दिया है। अवैध मजारों को हटाने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। हाजी हरमैन शाह लिखा हुआ है इसमें, हजरत शेख फरीदुल हक मौलाना कुतुब आलम। और यहाँ पर आप देखिए, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि केजीएमयू की तरफ से, किंग जॉर्ज मेडिकल चिकित्सालय की तरफ से ये देखिए नोटिस यहाँ पर चस्पा किया गया है। के सिंह जो कि नोडल अधिकारी हैं भूमि अधिग्रहण केजीएमयू, उनकी तरफ से यहाँ पर ये नोटिस चस्पा किया गया। और सिर्फ यहीं पे नहीं, जो मेडिकल कॉलेज के अंदर भी कई सारी मज़ारें मौजूद हैं, वहाँ पर भी नोटिस दिया गया है कि 15 दिन के अंदर ये जो अतिक्रमण है इसको हटाया जाए। अब एक और मजार देखिए, ये मजार है क्वीन मैरी वाली मजार। ये मजार अस्पताल के चेस्ट डिपार्टमेंट के पास एक बड़े से पेड़ के नीचे बनी हुई है। इस मजार के लिए बाकायदा पेड़ के आसपास अतिक्रमण किया गया है। जल्द ही यहाँ से मजार साफ होगी। क्वीन मैरी के पास मौजूद बड़ी मज़ार पर नोटिस लगने के अलावा केजीएमयू प्रेमाइसिस के अंदर जो तमाम मज़ारें मौजूद हैं उन पर भी नोटिस चस्पा किया गया है। आप देख सकते हैं, ये मेडिकल कॉलेज के अंदर की तस्वीर है और ये यहाँ पर मज़ार है जो कि काफ़ी पुरानी है। और आसपास की तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि ये कस्तूरबा चेस्ट हॉस्पिटल है, यानी कि जिनको चेस्ट संबंधी जो मरीज़ हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तमाम तीमारदार भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जिस तरीके से प्रदेश मंत्री बीजेपी के अभिजात मिश्रा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था, उसके 1 दिन के बाद ही इस तरीके की कार्रवाई होना, तो सवाल खड़े होते हैं कि इतने लंबे समय से यहाँ पर जो मज़ारें मौजूद थी उनको अभी तक क्यों नहीं हटाया गया। मजार के संरक्षक और मौलाना दलील दे रहे हैं कि केजीएमयू के अंदर बनी मजारें बरसों से हैं। मौलाना संचालक का दावा है कि एक मजार तो केजीएमयू बनने से पहले की है। हालांकि केजीएमयू प्रशासन ने उन दलीलों को झूठा बताया है। यहाँ 12 साल के तब से है मजार। मजार में देखभाली रहते हैं, जंगल था यह पूरा। यहीं हमने यहाँ पर काम देते हैं, सफाई देते हैं, रहते भी। क्या नाम है बाबूजी? मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील जी, ये नोटिस जो केजीएमयू की तरफ से चिपकाई गई, आपको जानकारी हुई इसकी? जी नहीं, हमको कोई खबर नहीं। अभी हमको नमाज पढ़ने गए, अभी खबर मिली, यहाँ दुकानदार बताया कागज लगाए, हम फौरन भाग आए। इनको हटाने की कार्रवाई 1.5 वर्ष पूर्व मौजूदा सोनिया नित्यानंद जी जो वाइस चांसलर हैं, मौजूदा वाइस चांसलर हैं, उन्होंने शुरू की थी। 1.5 साल पहले उन्होंने एक टीम गठित की थी जिसका नोडल अफसर मुझे बनाया था। आपको बताते चले ये सारी मजारें कम से कम 40 साल पुरानी हैं। अब तो हिंदू संगठन ये मांग कर रहे हैं कि उन अधिकारियों का हिसाब होना जरूरी है जिनके राज में केजीएमयू के अंदर इतनी अवैध मजारें पनपी हैं और फल फूल कर फैल गई हैं। लाइए बुलडोजर और उसकी गति थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए, स्पीड बढ़ा दीजिए, जिससे सरकारी जमीन कब्जे करने वालों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और ऐसे अधिकारी जिनके समय में ये मजारें अवैध बनी है उन पर भी कार्रवाई करें। हिंदू बेटी को लव जिहाद में फंसाने और धर्मांतरण का दबाव डालने का आरोपी डॉक्टर रमीज इस वक्त सलाखों में है। उसी केस की जांच के दौरान ही केजीएमयू में अवैध मजारों के जाल का खुलासा हुआ है। दावा है कि इन्हीं अवैध मजारों में धर्मांतरण कराने का भी काम किया जाता था।
अब 15 दिनों के अल्टीमेटम पर मियां भाई अमल करते हैं या नहीं, इस पर बुलडोजर की नजर जरूर रहेगी। मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। अब देखिए, योगी के उत्तर प्रदेश में नया बवाल खड़ा हो गया है। अपनी कब्जा नीति के लिए जाने जाने वाले भाईजान अब कब्रिस्तान की जमीन दबंगों द्वारा कब्जाने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं। मियां भाई आरोप लगा रहे हैं कि भू माफिया की नजर उनके 2 दशक पुराने कब्रिस्तान पर है, इसीलिए रात के अंधेरे में बुलडोजर आया और खबरें उखाड़ गया। चार 5 कब्र है, उसको उखाड़ दी और उसके ऊपर मिट्टी डाल गए। पटवारी यहाँ और जिला अधिकारी तक यहाँ कर आगे कहने के बावजूद उन्होंने कब्रदाबी दबंग पड़े में उन्होंने कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। रात के अंधेरे में भाईजान जमा हो गए। कोई चादर ओढ़े, कोई हाथ में टॉर्च लिए, खाली जमीन के पास कुछ टटोलने लगे। गुप अंधेरे में मियां भाई की हलचल तेज हो गई, क्योंकि रात के अंधेरे में 1500 किलो का पीला पहलवान आया और कब्रिस्तान की जमीन पर 4 से 5 कब्र उखाड़कर वहां से चला गया। समय हो रहा था रात के करीब 10 से 11 बजे के बीच का। भाईजान अपने घरों में थे, लेकिन एक बुलडोजर ने सबको कब्रिस्तान में लाकर खड़ा कर दिया। भाईजान में बौखलाहट बढ़ गई। मियां भाई हिंदू और मुसलमान की बात करने लगे, खुद को सही और दूसरे पक्ष को गलत ठहराने में जुट गए। मियां भाई कब्रिस्तान को 2 दशक पुराना बता रहे हैं, इस पर अपना हक बता रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के मुताबिक भाईजान जिस जमीन को कब्रिस्तान करार दे रहे हैं, अपना दावा ठोक रहे हैं। दरअसल वो अवैध कब्जा है। अब सरकारी जमीन पर हुए इसी कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर को ग्राउंड पर उतार दिया गया है। 4 कब्र उखाड़ दी जी, कब्रों पर मिट्टी डाल दी, 4 कब्र उखाड़ दी। पुरानी कब्र है जी, बहुत पुरानी कब्रिस्तान है हमारे कब्रिस्तान पे कोई हमला ना हो। ये बताते हैं कि यहाँ को रास्ता है और हैं जब से गांव बसा हमारे कब्रिस्तान। हमारे जो कब्रिस्तान है उनमें को रास्ता लेना चाह रहे कि यहाँ को हमारा रास्ता दे दो हमें। तो बताओ हम कैसे रास्ता दे दें? बुलडोजर लेकर, मशीन लेकर रात को 1 बजे 12 बजे यहाँ से पहुँचे कि रातों रात रास्ता बना दो यहाँ को। पटवारी यहाँ और जिला अधिकारी तक यहाँ कर आगे नापतोल करी उन्होंने, यहाँ पे वो निशान दिख रहे आपको। उसके बावजूद मतलब कहने के बावजूद उनका आगाह किया गया, मतलब चले वो कराया गया उन्होंने कि भाई इस तरफ जो है आप कब्र मत दाबिए। उसने कहने के बावजूद उन्होंने कब्र दाबी, दबंग पड़े में उन्होंने। 1 2 3 4 ये उसी पीले पंजे के निशान हैं जो देर रात कब्रिस्तान पर चला है, जिसने कब्रों को उखाड़ डाला और वहां रास्ता निकाल दिया। लेकिन जैसे ही पहलवान ने अपनी ताकत दिखाई, मियां भाई ने हंगामा खड़ा कर दिया। मुस्लिम समाज के लोगों ने रात के वक्त हंगामा किया और अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करते हुए हाईवे पर पहुंच गए थे। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, इन्हीं से हम जानेंगे कि रात को 11 बजे जैसे भी लेके गए और जो जाके उन्होंने 5-4 कब्रों को उखाड़ा और उस पर मिट्टी डाल के एकसार कर दी। तो उन्होंने जेबीसी चला दी वहाँ पे। हमने कहा तो वे नहीं रुके। बस हमारी यही मांग है, जो हमारी जमीन है कब्रिस्तान वो हमें मिलनी चाहिए। जिस जमीन को लेकर बवाल खड़ा हुआ है वो बागपत के सरूरपुर गांव में है। वहां बीती रात एक कब्रिस्तान पर बुलडोजर चलाए जाने पर तनाव की शुरुआत हुई। आरोप है कि कुछ लोगों ने मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान पर कब्जा करने का प्रयास किया है। आरोप लगाया गया है कि गांव के भू माफिया इस पर कब्जा करना चाहते हैं। 200 बरस पुराने कब्रिस्तान है जी, इनका कोई रास्ता नहीं है। उतरने का रास्ता कब्रिस्तान का है जी। गांव पूरा गांव रास्ता लेने की कोशिश कर रहा है जी। कब्रें उखाड़े जाने के बाद तनाव उत्पन्न हुआ तो योगी की पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और मामले को शांत कराने के लिए निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। लेकिन ये सवाल अब भी बरकरार है कि क्या वाकई कब्रिस्तान की जमीन पर दबंगों ने कब्जे की कोशिश की या भाईजान ही 2 दशक से इस जमीन को अवैध रूप से कब्जाए हुए हैं। यहाँ से वाकई में रास्ता निकलना था या भाईजान के कब्रिस्तान को उनसे छीनने के लिए आधी रात वहाँ बुलडोजर आया। कुलदीप चौहान, जी मीडिया, बागपत। सोचिए किसी देश का प्रधानमंत्री खर्चा करके विदेशी दौरे पर जाए, दूसरे देशों के प्रतिनिधियों से मिले, तो वहां जाकर वो क्या करेगा? आप सोचेंगे कि देश की कूटनीति के लिए काम करेगा। लेकिन पाकिस्तान का पीएम ऐसा नहीं करता। वो विदेश जाता है तो सिर्फ मुनीर मुनीर करता है। जी हाँ, मुनीर मुनीर। और ऐसा अब फिर हुआ है स्विट्जरलैंड में। शाहबाज मियां पहुंच तो गए,
लेकिन वहां वो पाकिस्तान के पीएम बनकर नहीं बल्कि मुनीर के पर्सनल सेक्रेटरी बनकर घूम रहे थे। शहबाज शरीफ इतना खर्चा कर स्विट्जरलैंड के डावोस में तो गए थे गाजा पीस ऑफ बोर्ड के मेंबर बनने के लिए, अपने आका ट्रंप की चमचागिरी में नया चैप्टर जोड़ने के लिए, लेकिन वहां जो कर बैठे हैं उसके कारण एक बार फिर से शहबाज शरीफ जग हंसाई के पात्र बन गए हैं। शहबाज के इस मजाक की वजह बनी है ये तस्वीरें। वीडियो गुरुवार का है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीस बोर्ड का मेंबर बनाने के लिए शहबाज शरीफ को मंच पर बुलाया था। शहबाज ट्रंप के बगल में तो बैठ गए, लेकिन उनके दिल दिमाग और आंखों में मुल्ला मुनीर का खौफ दिख रहा था। पाकिस्तान का सो कॉल्ड प्रधानमंत्री होने के नाते शहबाज मंच पर बैठे थे और उनका मुनीर स्टेज के नीचे दर्शकों के बीच बैठा था। पहले तो दिखावे के लिए शहबाज ट्रंप के कानों में कुछ बोलने लगे, फिर स्टेज से ही मुनीर की तरफ इशारा कर दिया। ट्रंप को दिखाया कि मुनीर वहां दर्शकों के बीच बैठा है, मानो शहबाज ट्रंप से कह रहे हो कि वो देखिए मेरे आका वहां नीचे बैठे हैं। जिसके बाद ट्रंप ने भी मुनीर को हंसते हुए अभिवादन किया। अब शहबाज के इसी इशारे को लेकर पूरा पाकिस्तान उनकी ट्रोलिंग कर रहा है। पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि ऐसा भी मुनीर का क्या डर है। इसी वीडियो के बाद अब पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर मीम्स बना रहे हैं, बाकायदा AI वीडियो बना रहे हैं। सिर्फ ट्रंप के साथ स्टेज पर ही नहीं, शहबाज पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में जहां जहां भी गए मुनीर को बाकी देशों के प्रतिनिधियों से मिलवाना नहीं भूले। खुद बात बाद में करते हैं और पहले इंट्रोडक्शन मुनीर का करवाया जाता है। पाकिस्तान में सवाल तो ये भी पूछे जा रहे हैं कि मौका वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का था तो वहाँ सेना के चीफ का आखिर क्या काम था। मुनीर का इस तरह दावोस जाना कोई नई बात नहीं, पहले भी लगभग हर मौके पर मुनीर शहबाज के साथ जाता है और यहाँ तक कि सारे बड़े फैसले भी करता है। ये मुनीर का ही फैसला है जिस वजह से पाकिस्तान गाजा पीस बोर्ड में शामिल हुआ है, लेकिन उसके इस फैसले से पाकिस्तान की आवाम खफा है। सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं कि गाजा पीस ऑफ बोर्ड का हिस्सा बन पाकिस्तान इजराइल के साथ मंच शेयर करने वाला है। दावोस में जो तस्वीरें दिखी उससे एक बार फिर ये साबित हो गया कि पाकिस्तान का असली बॉस कौन है। खुद शहबाज भी ये जानते हैं कि उनकी कुर्सी का वजूद ही मुनीर से है और यही वजह है कि अब पाकिस्तान में राजनीति, सैन्य नीति और कूटनीति भी मुनीर की ही चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमला करने की तैयारी में है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप ने समंदर के अपने सबसे खतरनाक सूरमा को ईरान भेज दिया है, जिसके बाद खबर ये है कि खलीफा यानी आयतुल्ला खामेनेई एक बार फिर बंकर में छिप गए हैं। 7 महीने पहले जब खामेनेई बंकर में गए थे तो अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। अब जब खामेनेई फिर बंकर में हैं, तो क्या अमेरिका फिर से ईरान को निशाना बनाएगा? अमेरिकी नौसेना का एक बेड़ा खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप ईरान भेजे। अमेरिका के लड़ाकू विमान भी हवा में उड़ान भर रहे हैं। क्या ट्रंप फिर से ईरान पर हमला करने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान ने अमेरिका के उन दावों को खारिज किया है जिसमें 800 प्रदर्शनकारियों की फांसी रोकने की बात कही गई थी। ईरान ने साफ साफ कहा है कि 800 प्रदर्शनकारियों की फांसी को लेकर किया जा रहा अमेरिका का दावा पूरी तरह से झूठ है। ऐसी कोई संख्या मौजूद नहीं है, न ही न्यायपालिका ने कोई निर्णय लिया है। ईरान की कोई भी संस्था विदेशी ताकतों के निर्देश नहीं मानती। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ वक्त पहले दावा किया था कि उनके दबाव में ईरान ने 800 प्रदर्शनकारियों की फांसी टाल दी है। अब इस दावे को ईरान की ओर से खारिज किए जाने के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई की आशंका तेज हो गई है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन और उसके जहाजों के स्ट्राइक ग्रुप को दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास से ईरान की ओर मोड़ने का आदेश दिया गया था। अब ये बेड़ा ईरान के करीब पहुंच चुका है। अमेरिका के जंगी बेड़े का ईरान के करीब पहुंचने का मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन के साथ पूरा जंगी बेड़ा चलता है। इसे अमेरिका के दुश्मनों का काल माना जाता है। USS लिंकन अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 का हिस्सा है। इस ग्रुप में 3 से 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होते हैं जो एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन और लैंड अटैक ऑपरेशन कर सकते हैं। इस ग्रुप में एक क्रूजर भी शामिल रहता है जो ऑपरेशंस के दौरान कमांड और कंट्रोल का काम करता है। इस ग्रुप में 1 से 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन तैनात रहती है जो दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को ट्रैक करने के साथ साथ टॉम हॉक मिसाइलें दाग सकती है। लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए 1 से 2 सपोर्ट जहाज भी साथ चलते हैं। USS लिंकन पर 80 से 90 फाइटर जेट हर वक्त तैनात रहते हैं। हवा, समंदर और जमीनी तीनों ठिकानों पर एक साथ हमला कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह युद्धपोत
अकेले ही ईरान की पूरी सेना को धूल चटा सकता है। ट्रंप ने फिर दोहराया है कि अगर 800 प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई तो ईरान के साथ बहुत बुरा होगा। ट्रंप का ताजा बयान इशारा दे रहा है कि मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ने वाले हैं। अमेरिका से तनाव के बीच अयतुल्लाह अली खामेनेई फिर अंडरग्राउंड हो गए हैं। खामेनेई ने पिछले 7 महीने में दूसरी बार ऐसा कदम उठाया है। इससे पहले खामेनेई जून में बंकर में दुबके थे। वो 21 दिनों तक यहाँ जमीन के अंदर रहे थे। उस दौरान अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक किया था। अब जबकि एक बार फिर खामेनेई बंकर में गए हैं तो कयास लग रहे हैं कि ईरान पर ट्रंप फिर बड़ा हमला कर सकते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी ने मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जंग का नया मोर्चा खुलने की आहट तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आप भी हिल स्टेशन पर जाने का प्लान कर रहे थे और बर्फ देखने की हसरत थी, लेकिन अब तक ये अरमान अधूरा था? तो आज बसंत पंचमी पर ये पूरा हो गया है, क्योंकि जो तस्वीरें आज देश के पहाड़ी इलाकों से आई हैं वो टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक आज भारी बर्फबारी हुई है। किस हिल स्टेशन पर क्या है हाल, देशहित की इस रिपोर्ट में देखिए। मसूरी, मनाली, केदारनाथ, गुलमर्ग, मंडी। कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। कुछ ऐसी ही सुखद फीलिंग ये तस्वीरें दे रही हैं। जब देर से ही सही, लेकिन कुदरत ने ऐसी कलाकारी की है कि नज़ारे खूबसूरत के साथ साथ मन मोह लेने वाले हो गए। जिस बर्फ का इंतजार दिसंबर में सैलानी करते रह गए, वो बसंत पंचमी के दिन ऐसी गिरी कि क्या घर, क्या गाड़ियां, क्या सड़कें सब बर्फ से ढक गई। सबसे पहले आपको तस्वीरें देश के मशहूर हिल स्टेशन की दिखाते हैं, जिनमें से एक शिमला में बर्फबारी से टूरिस्ट की मन की मुराद पूरी हो गई। शिमला में आज सुबह से भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी का आलम यह है कि हर सड़क पर मोटी बर्फ की परत जम चुकी है और इसमें कई गाड़ियां फंस गई। शिमला में बर्फबारी का इंतजार खत्म हुआ है। सुबह से ही खूबसूरत तस्वीरें शिमला से देखने के लिए मिल रही हैं और ये देखिए सैलानी यहाँ पर खूब मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और इन सैलानियों को लंबे वक्त से इंतजार था यहाँ पर इसी तरह की बर्फबारी का। नवंबर महीना, दिसंबर महीना और अब जनवरी में जाकर ये बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी का खूब आनंद यहाँ पर सैलानी ले रहे हैं। हिमाचल के बाद तस्वीरें देखिए उत्तराखंड की। यहाँ पहाड़ों की रानी मसूरी भी इस वक्त बर्फ से ढक चुकी है। पिछले साल जब यहाँ दिसंबर में बर्फ गिरी थी तो इस बार जनवरी के आखिरी में बर्फ का इंतजार खत्म हुआ। टूरिस्ट जहाँ खुश हैं तो वहाँ सड़कों पर बर्फ से रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुका है। ताज़ा बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन भी बढ़ गई है। कैंपटी रोड पर भारी बर्फबारी से गाड़ियां फिसल रही हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा टिहरी में भी दिखा, जहां बर्फ का आनंद लेने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकले। हिमाचल, उत्तराखंड के साथ साथ कश्मीर में भी आसमान से सफेद बारिश हुई तो हर जिले से ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं। सबसे पहले गुलमर्ग में देखिए, जहां बर्फबारी लोगों पर भारी पड़ रही है। आसमान से इतनी बर्फ गिरी है, टिन शेड लग गए हैं। कल तक हरे भरे नजर आने वाले पेड़ सफेद हो गए हैं और घर के बाहर खड़ी गाड़ियों की बर्फ में समाधि बन चुकी है। तो वहीं कुलगाम में तो 3 फीट तक बर्फबारी दर्ज की गई। घर, गाड़ियां, सड़कें सब पर बर्फ की मोटी चादर देखी गई। बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर में कई अहम सड़कें बंद कर दी गई हैं। नेशनल हाईवे पर यातायात ठप है। वहीं बनिहाल में तो ऐसी तस्वीर दिखी जिसमें बर्फ के बीच से वंदे भारत जाती दिखाई दी। भारी बर्फबारी की वजह से मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, यानी आने वाले दिनों में ये बर्फ अभी और बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।